Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com। इस लेसन में आप समकालीन विश्व में शहरों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप शहर और गांव के बीच क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड में आधुनिक शहरों का विकास किस तरह से हुआ उस बारे में पढ़ेंगे, खासकर लंदन के बारे में। लंदन में हाशिए पर जो लोग रहते थे उनकी क्या समस्याएं थी, लंदन में आवास की कैसी समस्या थी और उस दौरान समाज में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। शहर या गांव, इन दोनों में क्या अंतर होता है? गांव एक ऐसी जगह होती है जहां पर मुख्य आर्थिक क्रिया ज़्यादातर लोगों की खेती बाड़ी होती, कृषि होती है या खेती बाड़ी से संबंधित क्रियाएं होती है। दूसरी ओर शहर में मुख्य आर्थिक क्रिया खेती ना होकर के, कृषि ना होकर के कोई और आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो यह एक बड़ा अंतर है परिभाषा के हिसाब से। इसके अलावा जो भी शहर होते हैं वह राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक तंत्र, उद्योग धंधे, बाजार, बौद्धिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थाएं, इन सब के केंद्र होते हैं। जरूरी नहीं कि हर शहर में ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिले, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं खासकर वहाँ पर सब गतिविधियाँ होती हैं। हो सकता है कुछ शहर में सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हो, जैसे जो तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे देवघर है या तिरुपति है या जम्मू है। कुछ शहर में हो सकता है सिर्फ शिक्षा की सुविधाएं हों, बौद्धिक गतिविधियां केवल हों। कुछ शहर में हो सकता है केवल उद्योग धंधे हों, जैसे भिलाई है या रायपुर है या बोकारो है। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली है, बम्बई या कलकत्ता, यहाँ पर राजनीतिक सत्ता का भी केंद्र है, धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज वगैरह भी होते हैं, उद्योग धंधे भी होते हैं, बड़े बाजार भी होते हैं और प्रशासनिक तंत्र भी होते हैं। शहर का वजूद सदियों से रहा है। जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ के शहरों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा। फिर जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय के शहरों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के ज़माने के शहर रहे होंगे वो मुगलकालीन शहरों से काफ़ी अलग रहे होंगे, और इन दोनों कालों के शहर की तुलना में आधुनिक शहर को देखें तो बिल्कुल स्थिति बदल जाती है। आज हम शहरों को जिस रूप में देखते हैं उनका विकास आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था, खासकर से यूरोप में और इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ। और इन शहरों के विकास पर औद्योगिकरण, लोकतंत्र का प्रसार जो कि यूरोप से शुरू हुआ और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला, और उपनिवेश के प्रसार से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। इंग्लैंड के आधुनिक शहर 18वीं सदी में जब इंग्लैंड के कुछ शहरों में सूती कपड़े की मिलें खुलने लगी, जैसे लीड्स और मैनचेस्टर में, तो वहाँ पर रोजगार की तलाश में गांवों से लोग पलायन करके आने लगे और इस तरह से उन शहरों का विकास होने लगा। एक आंकड़े के मुताबिक 1851 में मैनचेस्टर की कुल आबादी का केवल 1/4 हिस्सा ऐसे लोगों का था जिनका जन्म मैनचेस्टर में हुआ था, और 3/4 यानी 75% लोग जो हैं वो अप्रवासी थे, जो कि बाहर से आए थे, उनका जन्म मैनचेस्टर में नहीं हुआ था। लंदन पहले से ही बड़ा शहर था और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लिश और वेल्स भागों को देखें तो वहाँ रहने वाला हर 9 में से 1 आदमी लंदन में रहता था, और इस समय लंदन की का पॉपुलेशन 6,75,000 हुआ करता था। फिर 1810
की तुलना में 1810 में लंदन का पॉपुलेशन 10 लाख था, जो कि 1880 में बढ़कर 40 लाख हो गया, यानी 300% का ग्रोथ हुआ, 4 गुना बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में कार और इलेक्ट्रिकल उत्पाद का निर्माण शुरू हुआ। उसके पहले तक लंदन में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होती थी, फिर भी पलायन करने वालों के लिए लंदन आकर्षक माना जाता था, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा रोजगार डॉकयार्ड में मिलते थे। उसके अलावा छोटी मोटी फैक्ट्रियां थी, जैसे जूते बनाने का उद्योग था, चमड़े का उद्योग था, बर्तन बनाने का काम होता था। इस तरह के कई काम थे जहां रोजगार ज़्यादा मिलते थे। और उसका अंदाज़ा लंदन के विस्तार से लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 4 फिगर बने हुए हैं। ये 2 सर्कल हैं, एक भीतर का सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है बाहर का। मान लेते हैं कि ये लंदन का एरिया है और ये टेम्स नदी है। तो 1784 से 1980 के बीच का कंपैरिजन किया, लगभग 200 साल के दौरान देखते हैं क्या हुआ। 1784 में आप देखेंगे कि लंदन में आबादी सिर्फ नदी के एक तरफ छोटे हिस्से में सीमित थी, जो छोटा वाला सर्कल है उसके भीतर। उसके लगभग 80 साल बाद 1862 में यह आबादी बढ़ते बढ़ते जो छोटा सर्कल है इसको पूरा कवर कर लिया। मतलब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी, नदी के दोनों किनारों पर आबादी बसने लगी। फिर 1914 आते आते आबादी इतनी बढ़ गई कि बड़ा वाला सर्कल वह भी भरने लगा और उसके बाहर भी आबादी रहने लगी। फिर आधुनिक युग में देखते हैं 1980, तो आबादी बड़े सर्कल से काफ़ी आगे निकल गई, मतलब शहर का दायरा बढ़ता चला गया। आप किसी भी शहर के बारे में अगर बात करेंगे, आप जिस शहर में रहते हों, अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने माता पिता से आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आज के 50 साल पहले उस शहर का दायरा कितना छोटा हुआ करता था और इन पिछले 5 दशकों में कितना बदलाव आया है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि शहर का विकास कैसे हुआ होगा। हाशिए पर लोग, अब जब शहर बसने लगा तो वहां पर अपराधी भी आने लगे और अपराध भी होने लगे। अपराध होने की चिंता पुलिस वालों को इसलिए थी कि वे चाहते थे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जो समाज सेवी थे उनकी इच्छा थी कि समाज में सुख शांति रहे, इसलिए वो चिंतित थे अपराध को लेकर के। और जो उद्योगपति थे उनको एक अनुशासित और स्किल्ड वर्कर चाहिए था, वर्कफोर्स चाहिए था। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि समाज में अपराध बढ़े, क्योंकि फिर जो अपराधी तत्व होते हैं वो शायद मतलब बेहतर काम नहीं कर पाते। तो एक आंकड़े के मुताबिक 1870 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक लंदन में 20,000 अपराधी थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अपराधी छोटे मोटे अपराध करते थे, जैसे छोटी मोटी चोरियां करना, छत पर की टाइल्स उठा ले जाना, उसको कहीं बेच देना, या बाहर कपड़े रखे हों सूखने के लिए उन्हें उठा लेना, कोयले की चोरी करना, ताकि कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल करके गुजारा हो जाए। और बहुत कम ही अपराधी ऐसे थे जो कि पेशेवर किस्म के थे, जो कि जेब कतरी का काम करते थे या जालसाजी का काम करते थे या ठगी का काम करते थे। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों को मजबूरन अपराध करना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति देखते हैं क्या थी। 18वीं सदी का अंत और 19वीं सदी की शुरुआत के समय महिलाओं ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आता गया तो नौकरियां जाने लगी और उसका शिकार सबसे पहले महिलाएं हुई, तो काफ़ी महिलाओं की नौकरी चली गई। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय जब इंग्लैंड के ज़्यादातर कामकाजी पुरुषों को युद्ध में शामिल होना पड़ा तो फैक्ट्री में महिलाओं की जरूरत पड़ी और महिलाओं ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन इस बीच जिन महिलाओं की नौकरियां जाती थी तो परिवार चलाने के लिए उनको छोटे मोटे काम करने को मजबूर होना पड़ा। जैसे कुछ महिलाओं ने चूल्हे चौके का काम शुरू किया, झाड़ू पोछे का काम शुरू किया, कुछ ने सिलाई बुनाई का काम शुरू किया, कुछ लोगों ने उनके पास कमरे थे उनको किराए पर लगाना शुरू किया ताकि थोड़ी बहुत आमदनी आ पाए। कुछ परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो बाल मजदूर की समस्या बहुत ज़्यादा थी। फिर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 1870 में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत छोटे बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी कर दी गई
1902 में फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसने फिर बच्चे से काम लेने पर बैन लगा दिया। बाल मजदूरों से काम को रोका गया, जिसके मदद से, और धीरे धीरे बाल मजदूर की समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। आवास की समस्या, जब लोग भारी संख्या में पलायन करके लंदन में आने लगे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग जो कि बेरोजगार होते थे वह रैन बसेरों में रहते थे। कुछ रैन बसेरे निजी लोगों द्वारा चलाए जाते थे, तो कुछ रैन बसेरे पुअर लॉ अथॉरिटी द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन बाकी लोग जो होते थे वो किराए पर मकान लेते थे, और इन मकानों को टेनेमेंट्स कहते हैं। काफ़ी लोग जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने छोटे छोटे मकान बनवा रखे थे, टेनेमेंट्स बनवा रखे थे किराए पर उठाने के लिए। और ऐसे मकान जो कि काम चलाऊ टाइप के होते हैं, जिनके कमरे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें सुविधाएं नहीं होती हैं, उनको टेनेमेंट्स कहते हैं। और इन मकानों में बड़ी समस्याएं होती हैं। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, कमरे छोटे होने की वजह से जगह नहीं होती है, कई लोगों को एक ही मकान में रहना पड़ता है। पानी की सप्लाई का भी प्रॉब्लम था, और इन मकानों में आग लगने का भी खतरा होता था। 1887 में एक डेटा आया था जिसके मुताबिक उस समय लंदन में 10 लाख लोग गरीब थे, जो कि लंदन की जनसंख्या का 20% था। और उसी समय यह पता चला कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा 29 वर्ष थी। वो औसतन 29 वर्ष की आयु तक ही जीते थे, जबकि मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 वर्ष थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजदूर वर्ग की हालत कितनी ख़राब थी। इसके अलावा जो लॉ अथॉरिटीज़ थे, जो सरकार के लोग थे, उनको चिंता होती थी कि तंग हाल बस्तियों में रहने से स्वास्थ्य की समस्या होती है, महामारी फैलने का डर बना रहता है। जब लोग बुरे हालत में होते हैं, रहने के लिए सही मकान नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है, आबो हवा सही नहीं होती है, तो तनाव बढ़ता है, जिससे लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। और इन मकानों में लंदन में खासकर आग का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि वहाँ पर लोग घर को गर्म रखने के लिए हमेशा आग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब समस्याओं के निजात के लिए काफ़ी सोच विचार किया गया कि ठीक है, गरीबों के लिए किस तरह से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। तो लंदन का कायाकल्प होना शुरू हुआ। लंदन को साफ़ किया गया, हरियाली बढ़ाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए, बहुत सारे ऐसे मकान बनवाए गए जिनमें बाग बगीचे भी होते थे। लेकिन ये मकान काफ़ी महंगे होते थे और हर कोई उसे नहीं खरीद पाता था। फिर रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया प्रथम विश्व युद्ध के समय, ताकि किराए पर कुछ कंट्रोल किया जाए। दोनों विश्व युद्धों के बीच जो समय मिला, उस दौरान स्थानीय निकायों ने 10 लाख मकान बनाए, जो कि सस्ते थे, जो गरीब लोग आसानी से ले सकते थे। तो इस तरह से मकान की समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। फिर जब लंदन शहर पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, तो ऐसा प्लान किया गया कि शहर को बाहर बसाया जाए, बाहरी इलाकों में लोगों को बसने को बोला जाए। लेकिन ऐसे जगह पर लोग जाने को तैयार नहीं थे जहाँ से उनको अपने काम की जगह पर आने में ज़्यादा वक्त लगता, क्योंकि लोग नज़दीक होने पर आसानी से पैदल कम समय में अपने दफ्तर या फैक्ट्री में काम करने पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत महसूस की गई कि लंदन में यातायात की सुविधा का विस्तार किया जाए, और वहाँ पर रेल लाइनें बिछाई गई। जो अंडरग्राउंड रेल है, लंदन अंडरग्राउंड, उसको शुरू किया गया। 1863 में पैडिंगटन और फैरिंगटन के बीच लंदन अंडरग्राउंड का पहला फेज चालू हुआ। शुरू में लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी ख़राब थी। बहुत सारे लोग थे जिनके मकान या उनकी दुकान गिराए गए थे। अंडरग्राउंड रेल बनाने के लिए उन लोगों को बड़ा दुख हुआ था, उनको तकलीफ हुई थी। हर तरफ मलबे का और धूल का अंबार लगा हुआ रहता था। उस ज़माने में कोयले के इंजन चलते थे, तो इसलिए जब रेलगाड़ियाँ सुरंग के अंदर जाती थीं तो उनकी बोगियों में धुआं भर जाता था, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती थी, घुटन होती थी। तो लोग बहुत ज़्यादा सुखी नहीं थे अंडरग्राउंड रेल से। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी और बिजली वाले इंजन आ गए, तब इन समस्या से निजात पाएगा। और आज की डेट में लंदन के कोने कोने में अंडरग्राउंड रेल का नेटवर्क फैला हुआ है। शहर में सामाजिक बदलाव देखते हैं क्या क्या हुए। जब औद्योगिकरण हुआ, लोग काम करने लगे शहरों में जा कर के,
तो परिवारों का आकार छोटा होता चला गया और व्यक्तिवाद बढ़ता चला गया। जो पुराने पारिवारिक संबंध होते थे वो टूटने लगे, यहाँ तक कि मजदूर वर्ग में शादियां भी टूटने लगी, तलाक की संख्या बढ़ने लगी। जो उच्च मध्य वर्ग की महिलाएं होती थी उनको एक अलग समस्या थी। उनके पास इतना अतिरिक्त पैसा होता था कि उनके घर में काम के लिए बाई लगी होती थी जो चूल्हा चौका करे, उनके बच्चों की देखभाल करे। तो उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं के पास खाली समय बहुत ज़्यादा होता था और इसलिए वो अकेलेपन से जूझती थी। उस दौरान काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां भी होती थी, जैसे वोटिंग राइट्स के लिए आंदोलन हुआ या फैक्ट्री में वर्किंग आवर के लिए आंदोलन हुआ। लोगों का बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, लोगों की मांग थी कि फैक्ट्री में 10 घंटे तक ही काम करने के घंटे निश्चित किए जाएं। लेकिन इन सब आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम थी। जब युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो चूंकि पुरुष युद्ध पर गए थे इसलिए फैक्ट्री में महिलाओं को काम पर रखा जाने लगा और फिर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने लगी। तो अब घर में 2 कमाने वाले हो गए थे, पति और पत्नी, और दोनों ही कुछ खरीदने के लिए डिसीजन लेने में समर्थ थे। तो मार्केटर्स के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था और उनके लिए अब एक जो छोटा परिवार होता था वही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया, जहाँ पर कि वो परिवार को फोकस करके अपने उत्पाद बेच सकते थे। मनोरंजन और उपभोग। जब आदमी काम करता है, काम करके थक जाता है, तो उसके लिए छुट्टियां मनाना और मनोरंजन के साधन एंजॉय करना यह भी जरूरी होता है। तो लंदन में जो अमीर थे उनके लिए लंदन सीजन बड़ा फेमस हुआ करता था। लंदन सीजन वहाँ की गर्मी के सीजन को कहते हैं, जो अप्रैल में शुरू होता है, और इस समय लोग अपने गांव के आलीशान बंगलों से निकल करके लंदन में आते थे, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताते थे, महंगे महंगे होटलों में रुकते थे और कई गतिविधियाँ करते, जैसे बॉल अटेंड करना। बॉल एक तरह से पार्टी होती है जिसमें डिनर होता है, लोग एक सर्टेन ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, गाउन पहनते हैं, महिलाएं गाउन पहनती हैं और पुरुष ब्लैक सूट पहनते हैं। फिर वहाँ पर बॉल रूम डांस वगैरह होता है, फिर उनका पोलो गेम का प्रोग्राम होता था, कई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे। तो इस तरह से वो अपनी छुट्टियां बिताते थे। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर पब में समय बिताते थे, जहाँ पर कि वो एक दूसरे से अपना न्यूज़ शेयर करते थे, अपने दुख सुख शेयर करते थे। सरकार ने म्यूजियम भी बनवाए थे ताकि लोगों को अपनी विरासत पर गर्व हो, लेकिन जब तक म्यूजियम में टिकट लगता था तो लोग म्यूजियम नहीं जाते थे। एक बार जब टिकट का सिस्टम खत्म हो गया तो म्यूजियम में भीड़ बढ़ने लगी। गरीबों में म्यूजिक हॉल भी काफ़ी फेमस हुआ करते थे और 20वीं सदी के शुरू होने के समय से सिनेमा काफ़ी पॉपुलर होने लगा। मजदूर वर्ग में बीच पर जाकर के छुट्टियां मनाने का भी प्रचलन बढ़ने लगा इस दौरान, क्योंकि अब उनकी आय बढ़ने लगी थी, उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं होता था, तो वो एफर्ट कर सकते थे छुट्टियां मनाना। जो पलायन हुआ और जनसंख्या बढ़ी, तो इससे शहर की राजनीति में भी बदलाव आया। जो विशाल आबादी बढ़ने लगी शहर की, किसी भी शहर की होती है, तो उसमें खतरा भी होता है और अवसर भी होते हैं। खतरा ये होता है कि जब आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों में हो सकता है सुविधाएं ना मिलने की वजह से असंतोष बढ़े, और अवसर ये होते हैं कि वह एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है राजनीतिज्ञों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। वह उस आबादी को कुछ सुविधाएं मुहैया करा करके या उनका प्रलोभन दे करके अपनी तरफ खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से शहर का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लगता है। तो आपने देखा कि शहर और गांव में क्या अंतर है। इंग्लैंड में आधुनिक शहरों की शुरुआत कैसे हुई, लंदन में लोगों को कैसे आवास की समस्या से जूझना पड़ा, फिर उस समस्या से कैसे निदान पाया गया, किस तरह से अंडरग्राउंड रेलवे बनाया गया, समाज में क्या क्या बदलाव हुए और लोगों के मनोरंजन के साधन क्या क्या हुए थे, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।